Good morning, students. I am Rajendra Tawar from Kohinoor Kids Academy. I welcome you on our YouTube channel Science में डीजी by RS तंवर। देखिए, साइंस की स्टडी के लिए हम जो है आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे पास जो आज का जो लेसन कंटिन्यू था उसी का एक टॉपिक जो है आज का टॉपिक है। लेसन हमारा जो कंटिन्यू था चैप्टर 11, जिसको जो नेम्ड है वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो, वर्क एनर्जी एंड पावर लेसन में हमने जो पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर डेसिपेशन शब्द का अर्थ लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमने जो है इस लेसन में डिफरेंट मैकेनिकल प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाया है। उनका हम जो है इस लेसन में उपयोग हमने समझा है। तो उनमें कुछ लॉसेज भी होते हैं और उन्हीं को हम डेसिपेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन में हमने लिखा, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट इन ऑल मैकेनिकल प्रोसेसेस। दिस इज कॉल्ड डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम जो भी मैकेनिकल प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। तो सभी मैकेनिकल प्रोसेसेस में आप ये देखेंगे कि अननेसेसरी पार्ट एनर्जी का जो है लॉस होता रहता है। मतलब एक पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट अननेसेसरीली, उसको हम उस प्रकार से खर्च करना नहीं चाहते जिस प्रकार से वो होती रहती है उस प्रोसेस में, और ये कहलाता है हमारे लिए डेसिपेशन। तो इस के एग्जाम्पल्स के रूप में हम लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया कि व्हीकल्स, इन व्हीकल्स एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। व्हीकल्स में हम सभी लोग जानते हैं कि व्हीकल्स को हम जो है ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रेवलिंग के लिए हमने उनको डिज़ाइन किया है, हम उनसे किसी प्रकार की साउंड पैदा नहीं करना चाहते हैं। वी आर नॉट मेंट टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड, ठीक है, इन द व्हीकल्स। लेकिन फिर भी जो है अननेसेसरीली इंजन को स्टार्ट करते ही वो साउंड पैदा होती है, और साउंड पैदा होती है का मतलब एक एनर्जी का पार्ट जो है लॉस हो रहा है उस साउंड को पैदा करने में। तो वो हमारे लिए एक लॉस है, डेसिपेशन है। इसके बाद देखो, हम ये भी नहीं चाहते कि व्हीकल्स के अंदर जो है हीट पैदा हो, लेकिन हमें देखते हैं कि व्हीकल्स के इंजन जो है वो गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर हीट पैदा होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वो भी हमारे लिए एक लॉस है, उस लॉस को भी हम नहीं चाहते हैं। दिस ऑल इज टर्म्ड एज डेसिपेशन। उसके बाद देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन कंबस्शन प्रोसेसेज। कंबस्शन प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं, उन प्रोसेसेस में हमारा लाइट पैदा करना मकसद नहीं होता है। वी डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस लाइट, लेकिन फिर भी उनमें लाइट पैदा होकर के एनर्जी का एक पार्ट लॉस होता रहता है। जैसे कंबस्शन प्रोसेस क्या होती हैं पहले हम समझते हैं। कंबस्शन प्रोसेसेस हम ऐसी प्रोसेसेस को कहते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस या फ्यूल को जलाया जाता है टू ऑब्टेन द हीट। हीट ऑब्टेन करने के लिए किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है। तो वहाँ पर हमारा मकसद क्या है? We are only meant only to produce heat in these processes। लेकिन आप देखेंगे कि हीटिंग के साथ ये लाइट भी पैदा कर देती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ गैस स्टोव। गैस हम जलाते हैं खाना पकाने के लिए, वहाँ पर मकसद हमारा हीट पैदा करना है, लाइट पैदा करना नहीं है। लेकिन गैस यदि जलेगी तो लाइट भी पैदा कर देगी, ये हम जानते हैं, और वो लाइट हमारे लिए लॉस है। तो इस प्रकार से डेसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये हमारे पास जनरल एग्जांपल्स थे जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद देखिए, फिर हम आगे आते हैं, तो आपके पास आता है टॉपिक की मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेसिपेशन। हम इस डेसिपेशन को कैसे रोकें? व्हाट मे बी द डिफरेंट वेज टू स्टॉप दैट टाइप ऑफ डेसिपेशन? व्हाट मे बी द डिफरेंट मीन्स टू रिड्यूस द डेसिपेशन? कि डेसिपेशन ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करने के कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे पास। तो देखिए, पहले पॉइंट में आते हैं हम, और पहले पॉइंट में हमने कहा बाय मेकिंग द स्मूथ सरफेसेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीन। कि मशीन के जो भी पार्ट्स हम बनाते हैं वो पार्ट्स जो है हम स्मूथ बनाएं, क्योंकि वो जितने ज़्यादा स्मूथ होंगे पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन जो है उतना ही कम होगा, हीट भी कम पैदा होगी, साउंड भी कम पैदा होगी। तो इसलिए हमें पार्ट्स की स्मूथनिंग करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट आता है बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स। देखो, ये पॉइंट हमें ये समझाता है कि हो सकता है हम बहुत प्रयास हमने किया पार्ट्स को स्मूथ बनाने का, लेकिन फिर भी मतलब स्मूथ हैंड जो पार्ट होते हैं उनके बीच भी फ्रिक्शन जो है किसी न किसी प्रकार से जो है एग्जिस्ट करता है।
तो अब उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके हमारे पास ये हो सकते हैं कि हम जो है उन मशीन पार्ट्स में ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें। ये यूज जो है लुब्रिकेंट यूज कहलाता है। इनको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इनके उपयोग से फ्रिक्शन को जो है कम करने की कोशिश की जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम जो है फिर एक डेसिपेशन को रोक सकते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट में हमारे पास आता है बाय मेकिंग द मोर एफिशिएंट मशीन्स। हम जो मशीन्स डिजाइन करते हैं, मशीन्स जो बनाते हैं हमारे उपयोग के लिए, हम ये कहना चाहते हैं कि उनको हम इस प्रकार से डिजाइन करें कि वो हमें कम से कम आउटपुट पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इनपुट पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, अर्थात उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में लॉस कम होगा। उसके बाद देखिए चौथे पॉइंट में हम कहते हैं बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन्स और अप्लायंसेज। जो हमारे घरों में पुरानी मशीनें होती हैं, ओल्ड अप्लायंसेज जो होते हैं, उन अप्लायंसेज की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब वो उससे आफ्टर ए लॉन्ग यूज़ के बाद में उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। वो हमें एक बहुत ज़्यादा इनपुट के बदले थोड़ी सी ही आउटपुट दे पाते हैं, और हमारे पास जो है एक हमारा ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर एनर्जी इज लॉस्ट। तो इसलिए हम उनको रिप्लेस करें। पॉइंट नंबर 5 है कि बाय स्विचिंग ऑफ द अप्लायंसेज और इंजन्स व्हेन दीज आर नॉट इन यूज टू सेव द फ्यूल और एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि अप्लायंसेज जो है चलते रहते हैं, हमारे लिए उनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, फिर भी हम उनको चलता थोड़े से उसके लिए छोड़ देते हैं। जैसे पंखा कमरे में चल रहा है, हमें 2 मिनट के लिए बाहर जाना है, तो हम उसे बंद करके नहीं जाते, सोचते हैं कि 2 मिनट में वापस आ जाएंगे, लेकिन उस 2 मिनट में उस पंखे के द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी हमारे लिए लॉस है। तो इस प्रकार से इंजन जो है, हमें किसी के लिए रोक करके बात करने के लिए इंजन रोकना है, व्हीकल रोकना है, तो उस केस में हम इंजन ऑफ नहीं करते, वो हमारे लिए लॉस है। तो इस तरह के लॉसेज जो है बचाए जा सकते हैं बाय स्विचिंग ऑफ द अप्लायंसेज एट ए प्रॉपर टाइम। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें हम फिर से रिड्यूस करने का एक तरीका पढ़ेंगे, जिसमें हमने कहा लिखा है कि बाय यूजिंग द अप्लायंसेज एट स्टार रेटिंग। और इसमें हम आगे लिखते हैं फॉर बेटर रेटिंग। बेटर रेटिंग नहीं होकर के यह है बेटर एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो अप्लायंसेज हैं उनको टेस्ट करके उनके ऊपर एक रेटिंग लिखी हुई होती है कि इतने वोल्ट पर आप इसे उपयोग करेंगे तो ये इतने वाट कंज्यूम करेगा। तो उस रेटिंग पर ही अगर हम उसे चलाने का प्रयास करेंगे, उतने वोल्ट पर ही यदि हम उस इक्विपमेंट को चलाएंगे, तो वो इक्विपमेंट हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा, उसकी एफिशिएंसी बेटर होगी। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टार रेटिंग पर जो है हम अप्लायंसेस का उपयोग करें। उसके बाद देखिए फिर आता है आपके पास अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हमने लिखा बाय यूजिंग एलईडी एंड सीएफएल इन प्लेस ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। देखिए हम घरों में जो नॉर्मल बल्ब लाइट के लिए इस्तेमाल किया करते थे या किया करते हैं, उन बल्ब की जगह यदि हम नॉन ट्रेडिशनल एलईडी और सीएफएल बल्ब का उपयोग करें, एलईडी और सीएफएल लाइटिंग डिवाइसेस का अगर उपयोग करें, तो ये जो है हमारे एक बहुत बड़े एनर्जी पार्ट को बचाती हैं। ये जो है 90 to 95% एनर्जी सेव करती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा डेसिपेशन हम रोक देते हैं अगर हम इनको उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 8th पॉइंट में हमने लिखा बाय मेकिंग प्रॉपरली वेंटिलेटेड हाउस टू अवॉइड द यूज ऑफ एसी एंड फैंस। ये इफेक्ट जो है इसकी जगह हम यूज पढ़ेंगे। हमें कहते हैं कि बाय मेकिंग प्रॉपरली वेंटिलेटेड हाउस, कि अगर आपने घरों को प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ बनाया है, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ बनाने में क्या है, प्रॉपर हवा जो है बाहर से घरों के अंदर आती रहेगी, और उस केस में हमें कम से कम एसी और कम से कम फैन चलाने पड़ेंगे। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो घर अंदर से गर्म रहेगा और हमें एसी और फैंस को ज़्यादा चलाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि भी एसी और फैंस का जो ओवर यूज है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, टू अवॉइड दी ओवर यूज ऑफ एसी एंड फैंस, टू अवॉइड दी यूज ऑफ एसी एंड फैंस, हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन घरों का कर सकते हैं। इससे जो है डेसिपेशन रुकेगा। उसके बाद देखिए एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद देखिए 9th जो पॉइंट है, उस 9th पॉइंट में हमने कहा कि भाई स्टोरिंग एंड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज मोर। ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, देखो नेचुरल रिसोर्स जो है हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका उपयोग हमारे लिए अवश्यंभावी है, मतलब उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज कई बार ऐसा होता है कि हमारी नेचर में वो रीडली अवेलेबल होते हैं,
और कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो रीडली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब वो रीडली अवेलेबल नहीं होंगे उस समय हमें उनको बड़ी मुश्किल से जुटाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा, और हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा होगा एनर्जी का। तो ये कह रहा है कि जब वो रिसोर्स रीडली अवेलेबल होते हैं, आराम से मिल रहे होते हैं, प्लेंटी में अवेलेबल हैं, हम उनका स्टोर कर लें, क्योंकि उस समय हमें वो वेरी चीपर या फिर हमें कहें कि विदाउट कॉस्ट मिल रहे हैं। और उनका उपयोग जब हम नीडेड नेसेसिटी पीरियड में करेंगे तो उससे जो है हमारा उस नेसेसिटी पीरियड का खर्चा बचेगा, एनर्जी लॉस बचेगा। जैसे एग्जांपल के लिए है कि भी रेनी सीजन में वाटर जो है प्लेंटी में अवेलेबल होता है हमारे पास, कि प्लेंटी में जो है हमें वाटर अवेलेबल होता है। तो उसको यदि हम जो है नेसेसरी पॉइंट्स पर उनको यदि हम इकट्ठा कर लें वाटर बॉडीज़ में, डैम्स में, और अनेकों प्रकार से जो है यदि हम उसे स्टोर कर लेते हैं, तो हमें पता है कि जब उनकी आवश्यकता होगी, जब उनको जो है हमें उनकी अवेलेबिलिटी जो है रीड नहीं होकर के बहुत ही स्केयर्स होगी, तो उस समय जो है हमें उनको लाने में, उनको एक्वायर करने में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो वो खर्चा हमारा बच जाएगा, हमें कहते हैं कि हमारी एनर्जी सेविंग होगा। इस प्रकार से हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली उपयोग करके, स्टोर करके, उपयोग करके हम जो है एक एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है अभी तक हम डेसिपेशन की ही कर रहे थे। अब जो है हम चलेंगे अगले एक टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है पावर और मैकेनिकल पावर। तो देखिए पहले हम समझेंगे पावर क्या है। पावर जो होती है वो मैकेनिकल भी होती है और इलेक्ट्रिकल भी होती है। मैकेनिकल पावर जो है वो मैकेनिकल अप्लायंसेज में होती है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में होती है। मीनिंग इन दोनों टर्म्स के एक ही है, डेफिनेशन इनकी एक ही है, मैग्नीट्यूड उनका एक ही प्रकार से फाइंड किया जाता है, यूनिट्स भी एक ही है। सिर्फ टर्म डिफरेंट इसलिए बोले जाते हैं कि एक मैकेनिकल प्रोसेसेस में यूज लिया जाता है और एक इलेक्ट्रिकल। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि पावर, हमें किसी भी अप्लायंस की पावर से हमारा क्या मतलब है। तो देखो किसी भी अप्लायंस की पावर से हमारा मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि किसी भी अप्लायंस में मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा काम करने की जो रेट है उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल पावर। मतलब कोई भी जो मशीन है वो क्या है, मैकेनिकल वर्क करती है। तो मैकेनिकल वर्क किस रेट पर हो रहा है और उसमें कंजम्पशन मैकेनिकल एनर्जी का होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल वर्क किस रेट पर हो रहा है, इसी को हम उस अप्लायंस की मैकेनिकल पावर कहेंगे। इसी प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करती है, और वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो हमें पता है कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। वर्क की कंजम्पशन की रेट एनर्जी के कंजम्पशन की रेट के बराबर होगी, मतलब सोई वर्क डूइंग रेट जो होती है वो एनर्जी कंजम्पशन रेट के बराबर होगी। तो इसलिए हम इसको रेट ऑफ कंजम्पशन के रूप में भी पावर को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन राइट द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर, एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए इसके बाद जो है हम इस पावर से रिलेटेड कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स नोट करेंगे, जिनमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि इससे पावर का जो सिंबल होता है वो P होता है। पावर का सिंबल जो है, पावर को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है P सिंबल के द्वारा। ऐसा यूनिट इसकी जो है जूल पर सेकेंड होती है। वी हैव टू मेजर द पावर इन यूनिट जूल पर सेकेंड। यहाँ जूल वर्क की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है। इस जूल पर सेकेंड का नाम हमने इलेक्ट्रिकल पावर में वाट रखा हुआ है। तो देखिए आगे हम बातें करेंगे इसकी। अब देखिए अगर कहीं पर किसी मशीन के द्वारा t सेकेंड में w वर्क किया जाता है तो हम उस मशीन की पावर को P इक्वल टू W बाई टी कह सकते हैं, क्योंकि W बाई टी करने से हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल जाएगी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम पावर कहते हैं। उसके बाद देखिए फिर हम आगे चलते हैं कि अब देखिए ये तो बेसिक फॉर्मूला आ गया पावर का P इक्वल टू W बाई टी, लेकिन हम जानते हैं कि W इक्वल टू F इंटू एस होता है, और इसलिए F इंटू एस लिखेंगे तो पावर हो जाएगा F इंटू एस बाई टी। अब चूंकि हम आगे एक और बात जानते हैं कि एस अपॉन टाइम, मतलब कहने का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी।
ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। तो मैकेनिकल पावर के दो फॉर्मूले हो गए, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी एंड P इक्वल्स एफ इंटू वी। अब देखिए हमने आगे लिखा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज रिटन एज वाट। इलेक्ट्रिकल पावर में हम जूल पर सेकेंड को क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं। W इसका सिंबल होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है, वाट है। और ये वाट एक साइंटिस्ट का नाम है। वैसे कहने को हम मैकेनिकल पावर में भी इसका वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इट इज़ डिजाइंड इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है पावर के बारे में सभी बातें थी। अब जो है हम एक एनर्जी की ऐसी यूनिट की बातें करेंगे जो यूनिट एनर्जी की ऐसा यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वी ऑल आर अवेयर कि एनर्जी की ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है। लेकिन हमारे जो है कॉमर्शियल कैलकुलेशंस में हम जो है एक एनर्जी की बड़ी यूनिट का उपयोग करते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि 1 किलो वाट आवर कंजम्पशन, 1 किलो वाट आवर एनर्जी इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इस 1 किलो वाट आवर का क्या मतलब है, 1 किलो वाट आवर का मतलब है कि 1000 वाट 1 घंटे के लिए उपयोग में लेने से जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलो वाट आवर कहलाएगी। और इसी को हम जो है एक कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करें, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट की किलोवाट की जगह, और 60 हमने लिखा 1 आवर की जगह 60 मिनट, और 1 मिनट की जगह हमने लिखा 60 सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने वाट और सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को। तो इससे जो है ना ये जूल में बदल गई एनर्जी, एसआई यूनिट में आ गई। तो 1 किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो एसआई यूनिट में 36.10 की पावर 5 के इक्वल आ गई। हम कहते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के इक्वल आ गई। तो इस प्रकार से एक कॉमर्शियल यूनिट में इतने जूल होते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं, दिस वी कैन कैलकुलेट। अब देखिए आगे हमने लिखा कि इस यूनिट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन पावर मीटर्स। हमारे घरों में जो बिजली के मीटर होते हैं, पावर मीटर्स जो होते हैं, उनके अंदर इसी यूनिट का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारा पावर मीटर एक यूनिट कब बताता है, जब इतने जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। 1 किलोवाट आवर को हमारा मीटर एक यूनिट कहता है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो बिलिंग है वो इसी के आधार पर की जाती है। बिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट। आगे हमने लिखा है कि 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 यूनिट इन इलेक्ट्रिकल मीटर्स। बिजली के जो मीटर होते हैं उनमें 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन 1 यूनिट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने नेसेसरी पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर लिया, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। अब जो है हम इनसे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इनमें देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैलकुलेट द पावर यूज्ड बाय एन इंजन। कि एक इंजन के द्वारा यूज में ली गई पावर बताइए, अगर वो 200 किलोग्राम इन टेकिंग 200 किलोग्राम मास एट 50 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड्स वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि एक इंजन है हमारे पास, वो इंजन जो है एक 200 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को 10 सेकेंड में 50 मीटर हाइट तक ले जाता है। स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि उस इंजन की पावर क्या है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए तो हमें पावर का ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम उसे याद करेंगे और करना शुरू करेंगे। पहले गिवन डाटाज को हम लिखते हैं। हमने लिखा m इक्वल्स टू 100 kg, वी आर गिवन विथ हाइट जिस तक हम इसे ले जाते हैं वो 50 मीटर है, टाइम जितने सेकंड में ये इंजन इसे ले जाता है वो 10 सेकंड है। अब हम पावर का फॉर्मूला याद करते हैं। हम लिखते हैं कि पावर इक्वल्स W/T होता है, पावर इज W/T। और W इस केस में जो है ना, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से हाइट तक ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसलिए W इक्वल टू लिखा हमने m इंटू जी इंटू एच और डिवाइडेड बाई टाइम, सो एज टू कैलकुलेट दी पावर। ये पावर का जो है फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए m की जगह हमने 200 लिखा, g की जगह हमने 50 g की जगह हमने ये 10 लिखा। उसके बाद देखिए हाइट की जगह हमने 50 लिखा, और टाइम को हमने जो है लिखा 10 सेकेंड।
तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने से हमारे पास आता है 10,000 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को मैंने बताया था कि वाट हम लिख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 10,000 वाट पावर है इस इंजन की। अगर किलोवाट में हम इसे चेंज करना चाहें तो 1000 का डिवाइड करेंगे, और 1000 का डिवाइड करने से 10 किलोवाट इसकी पावर हमें मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें पता लगा कि इस इंजन की पावर कितनी है, 10 किलोवाट है। अब देखिए एक दूसरा न्यूमेरिकल है, ये जो है बिलिंग का न्यूमेरिकल है, एक घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल का न्यूमेरिकल है कि एक घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा यदि उसमें इतना इतना खर्चा होता है। दिस वी आर गिवन विथ, देखिए हमें क्या दिया गया है कि इन ए हाउस 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स डेली, कि एक घर में 5 बिजली के उपकरण 10 घंटे रोज चलाए जाते हैं। इनमें से 2 उपकरण जो है 200 वाट ईच है, और 3 उपकरण जो है 400 वाट ईच है। 2 अप्लायंस जो है वो 200 वाट के हैं और 3 जो है 400 वाट के हैं। तो ये कह रहा है कि 30 दिन का मतलब 1 महीने का बिल आप याद करें यदि 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपये है। तो देखिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम इस घर में यूनिट कितनी कंज्यूम होती हैं, और यूनिट हमने डिस्कस किया था कि यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। तो पहले हमें ये फाइंड करना है कि कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम होते हैं। तो हमने देखो गिवन चीज़ें लिखी हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेज 5 हैं, जिनमें से पावर ऑफ 2 कितनी है 200 वाट ईच, और पावर ऑफ 3 कितनी है 400 वाट ईच। अब हम इनका एक दिन से शुरुआत करके फाइंड करते हैं इनको। किलोवाट आवर कैसे फाइंड होगा, किलोवाट में आवर का मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए पहले हम जो है हमें वाट दिया हुआ है, तो पहले वाट को आवर से मल्टीप्लाई करके वाट आवर फाइंड कर लो। तो हमने वाट आवर कंजम्पशन डेली, एक दिन में वाट आवर कंजम्पशन हमने फाइंड किया। देखो हमारे पास 200 वाट के 2 अप्लायंस हैं, तो इनकी कुल वाट हो गई 2 × 200। 10 आवर चलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 400 वाट के 3 अप्लायंस हैं, कुल वाटेज हो गई 3 × 400, 10 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो है कैलकुलेशन से 4000 एंड 12000 दैट इज 16000 वाट आवर्स आ गए डेली, कि इतने वाट आवर डेली कंज्यूम होते हैं। लेकिन चूंकि हमें किलोवाट फाइंड करने, तो आप 1000 से डिवाइड करो। तो किलोवाट आवर कंजम्पशन इन ए डे, एक दिन में किलोवाट आवर कंजम्पशन कितना होगा, 16000 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 16 किलोवाट आवर। तो कहेंगे अपन कि भी उस घर में एक दिन में 16 यूनिट निकलती हैं, और एक दिन में जब 16 यूनिट निकलती हैं तो पूरे 30 डेज में कितनी निकलेंगी, किलोवाट आवर कंजम्पशन इन 30 डेज। 30 डेज में हो जाएंगी 16 × 30, और ये आ गया 480 किलोवाट आवर, मतलब 480 यूनिट्स। तो अब इतनी यूनिट हमें पता लग गया कि 30 दिन में इस घर में मीटर बताएगा, और एक यूनिट का चार्ज इसने बताया है कि एक यूनिट का चार्ज होता है 5 रुपये होता है। तो कुल बिल इसका 2400 रुपये आएगा, ₹2400। In this way we calculate the electric bills. In today's class this we finish up to this point only, and now in last I would like to again advise you to subscribe the channel Science Made Easy by RS Tanwar. देखिए आज की क्लास के साथ हम आगे की बातें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि भी आगे जो है हमारी 2-3 क्लास में ये लेसन फिनिश हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट लेसन है, 5 मार्क्स का आता है, बड़ा लेसन है, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है अपने कहें कि हमें पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।